हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरीन विश्वास और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंटीग्रल क्लासेस में। हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने उस वीडियो को बीच में रोक दिया बिकॉज वो ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो गई थी, है ना। तो अब हम लोग उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी बट फोन थोड़ा सा, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि किसी भी सरफेस पे टकरा के सेम मीडियम में जब लाइट चली जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वो किसी मीडियम पे टकराए, मतलब किसी सरफेस पे टकराए लाइट और मीडियम को क्रॉस करते हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, तो हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट किसके आर पार जा सकती है? जो चीज ट्रांसपेरेंट हो। कैसी हो? ट्रांसपेरेंट। ठीक। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बेंड होना, मुड़ना। When they pass from one transparent medium to another, जब वो किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ये ग्लास है। लाइट जो है ग्लास के आर पार जा पा रहा है ना। तभी तो हमें पेंसिल उसके अंदर की दिखाई दे रही है। अगर वो लाइट उसके अंदर ना जाती तो क्या हमें पेंसिल दिखाई देती? स्टील के ग्लास में पेंसिल दिखाई देती है क्या? नहीं देती ना। लेकिन ग्लास में दिखाई देती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। तो जब लाइट जो है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो हम उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब अलग अलग मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है? तो सबसे पहली चीज भाई, रेयर और डेंसर। ये वर्ड पहले पता होने चाहिए आपको, तभी हम इस पर बात कर पाएंगे। रेयर वो चीज होती है जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। जिसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर। जैसे एयर, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी था उस टाइम पे। जैसे हमारे पास 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सॉलिड में हम ग्लास यूज करते हैं, लिक्विड में हम वाटर यूज करते हैं, और गैस में हम एयर यूज करते हैं। तो किसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर दूर होता है? गैस के। मतलब एयर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर होंगे, तो एयर जो होगा वो एक रेयर मीडियम होगा। और ग्लास क्या है? वो सॉलिड है, तो उसके मॉलिक्यूल पास होंगे, तो इसीलिए वो एक डेंसर मीडियम है। ठीक। वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में रेयर है। ठीक है, वो दोनों के बीच में आता है। तो जब भी ये एक मीडियम है, ये जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाया करते थे, वैसे ये एक एक्सिस है ये। ठीक। ये जो लाइन है ये डिवाइड करता है दोनों मीडियम को। ये मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक। इसमें ये एक रे है, इंसिडेंट रे, जो कि एक पॉइंट पे फॉल कर रही है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया उस पर परपेंडिकुलर, जो हमने पिछली बार भी ड्रॉ किया था, है ना। उसमें क्या होता था भाई? रिफ्लेक्शन में लाइट रे यहीं से टकरा के ऊपर चली जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो अंदर की तरफ आ जाती है लाइट। अब अगर कोई चीज रेयर टू डेंसर जा रही है, कहां जा रही है? रेयर टू डेंसर, तो जो रे होगी वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कहां बेंड होगी? वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। इफ इंसिडेंट रे, if a ray pass from rarer to denser medium, then the ray bend towards normal. Then the ray bend towards normal. अगर एक रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। उसी जगह अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो तो फिर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर बेंड होगी वो। ठीक।
अब एक सिंपल सी बात है, अगर वो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जैसे वहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, वैसे यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये जो रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक, और जो रे सेकेंड मीडियम में जो पास हो रही है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन करने के बाद पास हो रही है, इसलिए उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, आप यहां सीधा सीधा देख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहां पर डेंसर टू रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। वैसे ही जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था सॉरी जैसे हमने उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे हम इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे उसमें पहला, उसमें सेकंड पॉइंट था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये है नॉर्मल रे। ये तीनों जो है कहां पर, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और ये सब एक ही प्लेन पे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सर ये डायग्राम में ये रिफ्लेक्टेड रे क्यों दिखा रहा है? देखिए, मान लो ये एयर से वाटर में जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, तो जब भी कोई चीज एयर से वाटर में जा रही है या फिर कोई भी मीडियम में पास हो रही है, रिफ्लेक्शन होता है उसमें। रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत उसमें हमेशा होगा, मतलब पूरा पूरा जो लाइट होगा वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। तो उसी के लिए वो एक रिफ्लेक्टेड रे का एक एक्स्ट्रा बना हुआ है। इसका कोई काम नहीं है आपके लिए अभी, लेकिन बस बता दिया आपको। दूसरी चीज क्या बोल रहा है भाई? दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होगा, जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन, ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हर मीडियम के लिए वो अलग वैल्यू होगी, हर मीडियम के लिए वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, जैसे अगर वाटर है तो वाटर के लिए वो वैल्यू फिक्स रहेगा, वो रेशियो हमेशा बराबर आएगा। ठीक, अब आपको पानी टब में लो चाहे वो पानी बॉटल में लो, ठीक, उसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। किसके इक्वल होगा? वो एन के इक्वल। किसके इक्वल होगा? वो एन के इक्वल। इस एन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस लॉ को क्या बोला जाता है? ये जो सेकेंड लॉ है इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये लॉ क्या बोल रहा है भाई कि साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया होगा, मतलब एयर टू वाटर बोल रहे हैं, वाटर टू ग्लास बोल रहे हैं, ग्लास टू एयर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो एक पेयर बताया आपने, उसके लिए जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। जो किसके बराबर होगा? एन के बराबर। इसको कहीं कहीं पर म्यू से डिनोट भी करते हैं। म्यू एक इस तरह से बनता है भाई, ये ग्रीक सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा आप पढ़ते हो वैसे ही म्यू है ना, म्यू भी लिखा जाता है, एन भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, अब भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हो? साइन आई अपॉन साइन आर है, वो तो फिक्स है, लेकिन इसके अलावा भी इसके फॉर्मूले होते हैं। वो क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देखो, हम कभी भी कोई चीज लेते हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं कोई रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम जनरली मानते हैं कि लाइट रे कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। ठीक, या तो एयर से आ रही है तो वैक्यूम से आ रही है। अब भाई जब एयर से लाइट रे आएगी तो वहां उसकी स्पीड किसके बराबर होगी भाई? सी के बराबर। मतलब सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होती है वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक, याद रखिए इसको, ये भूलिएगा नहीं, है ना। तो जब भी वो चीज किसी भी मीडियम में हो, अगर हम किसी भी मीडियम में जाए, चाहे वो ग्लास में जाए चाहे वो वाटर में जाए, जैसे हम यहां मान रहे हैं वो ग्लास में जा रहा है, ठीक, अब जाना उसको ऐसे चाहिए, लेकिन रिवर से डेंसर आ रहा है तो फिर वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एयर में उसकी स्पीड कितनी थी भाई? सी, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ग्लास में उसकी स्पीड वी होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको दिया होगा, या तो हो सकता है पूछ रहा हो। ठीक, तो इसका जो रेशियो होगा, सी से वी का जो रेशियो होगा, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन। अब सर अगर मैं एयर ना लेके कुछ और ले लूं, अगर बाई चांस मैं एयर ना लेके वहां वाटर ले लूं, तो मैं क्या करता भाई? अगर इसको मैं वाटर टू ग्लास बोलता, वाटर टू ग्लास, WNG ऐसे लिखते हैं, WNG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर हम एयर ना लेके कोई और चीज ले ले, तो फिर ऊपर जिस मीडियम से आ रहा है उस वहां पे लाइट की वेलोसिटी, अपॉन में जिस मीडियम में जा रहा है वहां पर लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, ये जो WNG है, इसका मतलब G के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके रिस्पेक्ट में? W के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर यहां पर एयर होता तो क्या लिखते हैं? अगर यहां पर अभी एयर ले ले हम लोग, अगर हम लोग यहां पे एयर ले ले, तब क्या होगा भाई? तो आप उसको मान लो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो NG बोलोगे, NG बोलोगे, या फिर आप उसको ANG भी बोल सकते हो। एयर को लिखो या ना लिखो, अगर नहीं लिखना है तो भी आप ये मानते हो कि वो एयर से ही आ रहा है। ठीक, जैसे यहां पे 1 and 2 लिखा है, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है। ठीक, और अब आपको स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से नहीं लिखना है, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में N2 अपॉन N1। अब N2 का मतलब क्या? एयर से जो सेकेंड मीडियम पे लाइट आ रही है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन देखो यहां पे कहीं लिखा है? यहां पे सिर्फ N2 अपॉन N1 लिखा है, क्योंकि ए नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब आप मान लेते हो कि हाँ है। ठीक, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो 1 and 2 क्या होता है भाई? जब मैं 1 and 2 बोल रहा हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है जो यहां लिखा हुआ है, एन के बाद लिखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो।
ठीक, कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा होता है N21, है ना, तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकंड का है, उसके बाद जो चीज लिखी है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि लाइट आ फर्स्ट मीडियम से आई है, जा कहां रही है, सेकंड मीडियम पे। ये बात समझ में आई? आई होप आ गई होगी। हाँ, एक और चीज है मैं भूल गया था, इसको भी बता दूं, लिखा नहीं है इसमें। देखिए भाई, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, नोट डाउन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते ना, हम ही ना देख पाए आप कैसे देखोगे। चल, कहा थे, इतनी बड़ी वीडियो बनाने में मजा नहीं आता, लेकिन अभी और कुछ बना नहीं सकते, छोटे वीडियो बनाए जाएंगे तो फिर एक महीने में कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, अगर भाई यहाँ पे 1 and 2 लिखा है, मतलब फर्स्ट से सेकंड मीडियम पे जा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं भाई 1/2n1, ठीक है। इसको मैं 1/2n1 भी बोल सकता हूं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू refractive index of second medium with respect to first medium is equals to reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium, ठीक है। 1 and 2 जो होगा वो 2 and 1 का रेसिप्रोकल है, और 2 and 1 जो है वो 1 and 2 का रेसिप्रोकल है। ये बात समझ में आई? तो ये भी, ये नोट कर लो, इसको कहीं पर यूज हो सकता है। चलो, ये सब तो इजी इजी सा है, ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं। अब जब मैं किसी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन करवा रहा हूं तो मुझे क्या करना है, ब्लैक वाला पेन, चलो देखो, ये थिक ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे ये फोन है ना, इस टाइप से टुकड़ा है ग्लास का, यहां से लाइट जाएगी और इधर से निकल जाएगी, ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्लैब है वो। अब इसमें क्या होगा, जब लाइट रे इधर से मान लो पास हो रही है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि आ रही है लाइट, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक। जब अंदर जाएगी, उसको जाना इस पाथ पे चाहिए था, इस पाथ पे जाना चाहिए था, तो लेकिन इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, देखो बेंड हुआ है ना, ठीक है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया। ठीक है, अरे काफी दूर चला गया। तो लाइट रे को आना यहां से था, मतलब जाना इस साइड से था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, तो अब इस रे का नाम रिफ्रैक्टेड रे, क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। अब यहां वाला जो एंगल था इंसिडेंट रे का, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये मीडियम 1 मतलब कि एयर है, क्या है ये, एयर। मीडियम 2 क्या है, ग्लास, ठीक, रेयर से डेंसर आ रहा है। अब जब ये नीचे जा रहा है सेकंड पॉइंट पे, अब वो बाहर निकल रहा है, अब ये मीडियम डेंसर है, लेकिन वहां से वो जा कहां रहा है, रेयर पे। अब उसको जाना ऐसे चाहिए यहां से, लेकिन अब वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा, क्योंकि वो डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक। तो वो रे इस तरफ से गई। अब देखो, जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, वैसे इसको भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि भाई ग्लास स्लैब का ये रे पैरेलल है, लाइन जो ऊपर की पैरेलल है, और ये अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, ठीक। और यहां पे जो लास्ट में रे निकली, क्या उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एमर्जेंट रे, क्योंकि वो एमर्ज हुई, ठीक। जो लास्ट में रे एमर्ज हो रही है उसको हम कहेंगे एमर्जेंट रे। इसका एंगल होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। पहले जो रे आई उसको हम कहते हैं
इंसिडेंट रे, यहां पे जो रे थी इंसिडेंट रे थी, ठीक। फिर वो एयर से ग्लास में गया, नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड हो गया, और रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में फिर से निकली, और हम इसको अब कहेंगे एमरजेंट रे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, कि एक्चुअल में अगर यहां ग्लास स्लैब ना होता तो रे इस तरह से इस पाथ से जाती, लेकिन अब वो इस पाथ से जा रही है, तो ये जो गैप आया है इसको हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? डेविएशन कहते हैं। इसको डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं डेविएशन। एक्चुअल पाथ और जो पाथ होना चाहिए था उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उससे हम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम लोगों ने वही पढ़ा था क्या मिरर में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे इसमें भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत अभी नहीं है, है ना। लेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेंस बहुत टाइप के होते हैं, ठीक। लेंस यूज मिरर यूज होते थे रिफ्लेक्शन में, लेंस यूज होते हैं रिफ्रैक्शन में, ठीक। ये जो लिखे हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, एक्चुअली में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। तो सर क्या है ये है बाई कॉनकेव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बहुत तरह के लेंसेज होते हैं, प्लेनो कॉनकेव होता है, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है, बहुत टाइप के लेंस होते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं लेकिन होते बहुत टाइप के हैं, आपको यूज नहीं करने हैं वो, ठीक है। तो दो टाइप के आपको लेंस आपको पढ़ने हैं, एक बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस जो होता है भाई वो ऊपर से थिक होंगे, ऊपर से मोटे होंगे, बीच में वो थिन होगा। बीच में कैसा होगा? वो थिन होगा। और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो ऊपर से थिन होगा लेकिन बीच में वो थिक होगा। आप लोग में से कोई भी जो चश्मा पहनता है वो चश्मे के ग्लास को टच करके देखे कि अगर ऊपर से थिन है, नीचे से थिन है, बीच में अगर थिक है वो, तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ऊपर नीचे थिक है और बीच में थिन है तो फिर वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। यही बात यहां लिखी है। अ कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। कॉनकेव लेंस सेंटर में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है ना। विथ सरफेस दैट कर्व इनवर्ड, और इसका कर्व कहां होता है? अंदर की तरफ होता है, जैसे दिख रहा है ना कॉनकेव लेंस में, ये देखो, है ना। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलता है भाई? डाइवर्जिंग लेंस। सर ये तो कुछ अलग हो गया, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, लेकिन कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बस ये समझो कि जो काम वहां कॉनकेव मिरर करता था वो काम यहां कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो रोल वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का था वो रोल यहां कॉनकेव लेंस का है, ठीक। इतना थोड़ा बदल जाती है चीजें। अब वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर, बीच में वो थिक है, बीच में वो मतलब थिक है, मोटा है, और एजेस पे पतला सा है, ठीक है, किनारे पे पतला है, और इसका सरफेस जो है बाहर की तरफ बल्ज करता है, बल्ज आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसका बल्ज होता है, और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। अब मैंने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बता दिया था। कन्वर्जिंग मतलब जो सबको एक तरफ मिला दे उसे कहते हैं कन्वर्जिंग, और जो दूर दूर कर देता है, स्टेप उसको स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, उसे डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बहुत से चीजें ऑप्टिकल, मतलब अब यहां आपको सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने फोकस बता दिया था, कर्वेचर बता दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब बता दिया था आप लोग को। बस एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर। अभी ऑप्टिकल सेंटर क्या है भाई?
जैसे वहां पोल हुआ करता था, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। आप कोई भी यहाँ पे लेंस ले लो, ये लेंस ले लिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बीच से काटो, और यहां जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे बीच से निकलेगा ना भाई, इस पॉइंट को ओ बोला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, जहां से लाइट स्ट्रेट पास हो जाती है। अगर यहां से कोई लाइट निकलेगी तो वो सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल मुड़ेगी नहीं। ठीक, तो वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। समझ रहे हो बात? इसके अलावा सर इसमें दो दो फोकस क्यों है? ये तो बड़ी कठिन सी चीज लग रही है देखने में। क्या किया जाए? देखिए, हम लोग यहां पर एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। 1 मिनट में आपका ये डाउट खत्म। हमें प्रायोरिटी देनी है राइट साइड वाले पोर्शन को, पीछे वाले पोर्शन को। ये जो पोर्शन दिख रहा है भाई, इस पोर्शन को प्रायोरिटी दो। कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, इस पोर्शन को प्रायोरिटी दो, राइट साइड वाले। ठीक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा भाई? कर्व इस साइड है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि आर्क वैसे ही मारोगे, वहीं से आर्क मारोगे इसका। तो जो पीछे वाला है, मतलब जो राइट साइड वाला जो आपका पोर्शन होता है लेंस का, वो फर्स्ट पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है वो? फर्स्ट पोर्शन। तो उसका जो फोकस होगा उससे आप F1 बोलोगे, उसका जो कर्वेचर होगा उसे आप C1 बोलोगे। ठीक, और सेकंड वाले का ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, वैसे ही भाई कॉनकेव वाले में क्या होगा? पीछे वाले के लिए, मतलब राइट साइड वाले के लिए फोकस यहां कहीं होगा, तो इसका F1 इधर है और F2, सॉरी ये C1 है और F2 इसका अपोजिट साइड में, F2 यहां होगा। ठीक, और C2 भी इसी साइड होगा। तो जो राइट साइड है उसका जो फोकस है, जो राइट साइड वाला पोर्शन है लेंस का, उसका जो फोकस होगा वो F1, उसका जो कर्वेचर है वो C1। ठीक, और जो दूसरा पोर्शन बचा वो F2 C2 हो जाएगा। अब ये बात समझ लो भाई कि एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें, कि कर्वेचर को हम लोग 2F भी बोलते हैं। ये तो फॉर्मूला था सर, नहीं फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 2F। कर्वेचर को हम लोग 2F भी बोलते हैं। फोकस का डबल ही तो होता है वो, फोकस से डबल डिस्टेंस पे होता है वो, है ना। फोकस अगर 3 पे है तो कर्वेचर 6 पे होगा, है ना। तो C की जगह हम लोग 2F लिखते हैं इसमें, इसमें C नहीं यूज करते। ये बात समझ में आई? बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब पढ़ लेते हैं इसके रूल्स को। भैया इसमें भी रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स है भैया, क्या करें, यही तो दुख है जीवन का, इतने सारे नियम कानून पढ़ने पड़ते हैं। देखिए 3 रूल, हाँ 3 रूल ही है। ठीक ठीक, मुझे दिमाग में नहीं था कि लिखा है मैंने। रूल 1, ये तो भैया पिछली बार भी कॉमन था। अगर कोई लेंस है, कोई रे पैरेलल आती है, कहां से कटेगी? फोकस से। कहां से कटेगी? फोकस से। रे अगर पैरेलल आ रही है, कटेगी कहां से? फोकस से। फोकस कौन सा? F2 वाला, F2 वाला। इमेज हमेशा 2 पे बनती है। इमेज कहां बनती है भाई? 2 पे बनती है। ठीक, 2 वाले पोर्शन पे, जिस साइड 2 वाले पोर्शन होंगे उधर ही इमेज होती है हमेशा। अगर उसी जगह यहां पे कॉनकेव लेंस होता तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ऐसे आता, ऐसे निकल जाता। अब वो फोकस पे तो मिल नहीं रहा है, पीछे लाओ उसको, यहां पे मिला वो फोकस, तो इसका F2 यहां है। ठीक है, पैरेलल आएगा तो फोकस से कटेगा। वैसे ही जब फोकस से आएगा, जब कहां से आएगा? फोकस से, तो कहां कटेगा? पैरेलल। जैसे देखो ये फोकस से आ रहा है, पैरेलल चला गया। ये तो सर फोकस से आ भी नहीं रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आगे जाएगा, देखो दिल बना दिया इन्होंने, क्या बात है भैया। जब फोकस से
मतलब ये एक्चुअल में फोकस से नहीं आ रहा है, डॉटेड लाइन आगे की तरफ मिलाओगे तब जाके तुम्हें दिखाएगा कि वो कहां मिल रहा है, फोकस पे। ठीक, पाथ तो वही है, रास्ता तो वही है ना बेटा, तो वो पैरेलल निकल जाएगा। पैरेलल आएगा तो फोकस से आएगा तो पैरेलल। ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर का मैंने बताया था अभी पीछे आपको कि ये वो पोर्शन होता है जहां से लाइट रे सीधी निकल जाती है बिना डाइवर्ट हुए। यहां डाइवर्ट नहीं होती, एकदम सीधे सीधे चली जाती है। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। हाँ, आ गई हो तो भाई हम लोग रे डायग्राम करते हैं। पानी पी ले। हाँ हाँ, देखो जैसे वहां पर गलत लिख दिया मैंने, गलत लिखा है भाई, इसको काट दीजिए। यहां है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, वैसे ही अगले वाले में भी है, ये भी कॉन्वेक्स। उल्टा लिख दिया है भाई, ये कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस। ठीक है, हाँ गलत लिख दिया था मैंने, चलो इसको कर लिया सही। चलो देखते हैं, जैसे हम लोग उसमें 6 डायग्राम्स पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, वैसे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के पढ़ेंगे। ठीक, पहली चीज कि जो अगर ऑब्जेक्ट कहां है भाई, ऑब्जेक्ट कहां है, अरे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां है, अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है, फोकस बनती है। फोकस कौन सा वाला, मैंने कहा सब कुछ यहां पे 2 के हिसाब से, फोकस 2 वाला। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां पर पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रे आ रही है, सब एक तरफ आके कहा मिल गई, फोकस पे मिल गई, F2 पे। ठीक, असलियत में कट रही है ना, तो जब एक्चुअल में रेस कटती है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जब एक्चुअल में रे नहीं कटती है तो उसे वर्चुअल बोलते हैं। तो यहां पे रे एक्चुअल में कट रही है तो ये कैसी इमेज है, रियल है। और रियल है तो एरेक्ट होगी, एरेक्ट होगी पक्का। इन्वर्टेड कैसी होगी भाई, इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड होगी। और साइज इसका पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। साइज क्या है, बहुत छोटा, एकदम बिंदु की तरह, पॉइंट की तरह। ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड। फिर अब अगर ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए बियॉन्ड कर्वेचर, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में अगर आ जाए तो फिर इमेज भी थोड़ा आगे चली जाती है। इमेज कहां बनेगी इसकी, F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में। देखिए जैसे मैंने पीछे बताया था आप लोग को, एक रे आप पैरेलल बनाओगे, ठीक, वो फोकस से कटेगी। उसका फोकस अंदर हुआ करता था, इसका फोकस दूसरी साइड है। बस कहां से कटेगी, फोकस से। फोकस कौन सा, F2 वाला। ठीक, दूसरा आपने सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकाल देना है। ठीक, बताया था ना मेजर कैसे करना है, इसको 3-3 सेंटीमीटर गैप पे रखना है ना। नहीं देखा है तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लो जाकर। ठीक, देखो रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। रे डायग्राम नहीं बना पाओगे तो अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर को जो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। तो एक रे पैरेलल रे फोकस से कटी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, मीट कहां करे, F2 और 2F2 के बीच में, कहीं पर भी मीट कर सकते हो वहां पर। ये भी देखो भाई रियल है, इन्वर्टेड है, बस ये क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, साइज इसका छोटा है। कितनी गंदी राइटिंग बन रही है इससे। चलो बोल, और आगे बढ़ते हैं, सेम चीज ही चल रही है अभी। अब ऑब्जेक्ट आ गया 2F1 पे, तो इमेज बनेगी 2F2 पे। आ गया ये 2F1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी 2F2 पे। तरीका वही है, आपको ऑब्जेक्ट को वहां रख देना है, अगर आपने सही से मेजर किया है तो अपने आप ही इमेज बन जाएगी आपकी। एक रे पैरेलल लेना, उसको फोकस से काट देना, ठीक, और एक रे आप ले लेना ऑप्टिकल सेंटर से सीधे, ठीक है, जहां पे वो मीट करती है तो आपको मिल जाएगा कि वो आपको 2F2 पे ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये भी रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन सेम साइज की होगी। कैसी होगी? सेम साइज की होगी। जैसे उसमें कर्वेचर वाला था ना, थर्ड वाला मिरर में, वैसे ही, क्योंकि 2F कर्वेचर ही तो है, बस नाम बदल गया है। अगर हम उसको थोड़ा और आगे करते हैं अब ऑब्जेक्ट को, मतलब अब आ गया 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज आ जाएगी बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड 2F2, या फिर 2F2 एंड इंफिनिटी के बीच में। दिख रहा है? डायग्राम पे ध्यान से देखिए, कहां है 2F2 और ये 2F2 है, और इधर का इंफिनिटी होगा, है ना, बाहर, उसके बीच में इमेज बन रही है। तरीका वही सेम, एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने जहां भी 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर, एक रे पैरेलल गई, वो फोकस से कटी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, ठीक, सही से मेजर करके बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर भैया, आखिरी के 2 डायग्राम्स में थोड़ा और इमेज को बड़ा करते हैं। अरे यार मैंने सॉरी बताया नहीं इसमें, है ना? इसमें इमेज जो थी, इसमें भी रियल इन्वर्टेड होगी, लेकिन अब साइज देखो बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना, तो अब इसका रियल इन्वर्टेड और साथ में हो जाएगा ये एनलार्ज्ड। क्या हो जाएगा? एनलार्ज। देखो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितना बड़ा है। ये ऑब्जेक्ट देखो छोटा सा था, इमेज देखो बड़ा सा बना है, ठीक है। हाँ, अब अगले रहेगा। अगला ये डायग्राम गई, इसमें हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे, F1 पे, ठीक, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, अब फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, ठीक। ये हम लोग के मिरर में भी होता था। तरीका अभी भी वही सेम है, एक रे आपको पैरेलल ले जानी है जो फोकस से कटेगी, और एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकालोगे। देखो वो रे पैरेलल मिलेगी, मतलब कि वो कहां जा रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। ये भी भाई रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक, हाईली एनलार्ज्ड होगी। कोई दिक्कत इस बात पे? समझ गए ना भाई कि एक रे पैरेलल तो फोकस से गई और एक रे ऑप्टिकल से सीधे। लगभग 6 डायग्राम में से पहले और आखिरी को छोड़कर सब में यही सेम चीज हुई है, कुछ भी बदला नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, लास्ट
कॉन्वेक्स का डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और O के बीच में आ जाए, F1 और O के बीच में आ जाए, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे। इमेज कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट के पीछे। वो कैसे बनेगी इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल गई तो फोकस से कटेगी, ठीक। एक रे पैरेलल गई, कहां से कटी? वो फोकस से कटी, ठीक। और दूसरी रे इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच में तुम्हें गैप दिखेगा। जैसे ये रे जो थी, इस वाले में जो थी, ये पैरेलल थी, इसमें ये कुछ इस तरह से अलग दूर होता दिखेगा। अब ये दूर हो रहा है तो एक्चुअली पीछे जाने पे कहीं ना कहीं पर पास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मीट करेगा। जब मीट करेगा तो वहां एक इमेज बनेगी, ठीक। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, क्योंकि असलियत में तो मीट कर नहीं रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो एनलार्ज्ड, ठीक है। तो यह है वर्चुअल, एरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो दिक्कत देख लो भाई डायग्राम को। हाँ। मैं यही पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। चीजें लिखी नहीं होंगी ऑफकोर्स ज्यादा, लेकिन जो मैं बोलता जा रहा हूं वो चीज आप अच्छे सुनो, उसको नोट डाउन करो। आपको फिर आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसलिए आप जो भी कहा जा रहा है उसको अच्छे से सुन लीजिए, और ये डायग्राम जरूर अच्छे से बनाए, क्योंकि थियोरी पोर्शन में रे डायग्राम्स जरूरी है, ठीक। अब कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में भाई दो ही ऑप्शन है हमारे पास। जैसे उसमें कॉन्वेक्स मिरर में दो ऑप्शन होते हैं, इसमें हम लोग ये देखो, इन्होंने यहां पर F1 लिखा है, इसको मैं गैप कर देता हूं। ये 2F2 है, F2 है, ठीक। F2, ये भी F2, ठीक। तो वही सबसे पहली चीज, इसमें F2 या F1 पे, मतलब F2 टू F2 पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, रखा जाता है हमेशा F1 या 2F1 पे। इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट होगा या तो इंफिनिटी पे, या तो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। इंफिनिटी पे तो हमें तो पता ही है कहां बनता है इमेज, फोकस पे। कहां बनता है? फोकस पे बनता है, सीधी बात है ना। और अगर इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है तो इमेज बन जाएगी इसकी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक। या F2 पे बनता है, ठीक है। तो देखो, पहले तो इस वाले डायग्राम को देखा था, पहले वाले को। रे पैरेलल आ रही है, ऐसे चली गई, डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ज होती है। क्या होती है? ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो फिर डाइवर्जन होगा इसका। अब एक्चुअल में तो मीट कभी नहीं कर सकती है, दूर हो जा रही है, लेकिन अगर पीछे मीट कराओगे इसको तो ये कहां मीट करेगी? फोकस पे, ठीक। एक्चुअल मीट नहीं कर रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी तो एरेक्ट होगी, एरेक्ट। और साथ में साइज कैसा है इसका? पॉइंट साइज, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। वैसे ही अगले वाले में ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, जैसे हम लोग सब सारे मिरर में अभी तक लेंस में करते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग, एक रे पैरेलल तो फोकस से जाएगी, एक्चुअल में नहीं जाएगी, पीछे करने पे जाएगी, पीछे करने पे जा रही है फोकस से।
और दूसरी जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ये निकलेगी, इसको पीछे करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रे जहां कट हुई इमेज वहां बनेगी। ठीक, ये भी वर्चुअल है, एरेक्ट है, और पॉइंट साइज तो नहीं है, तो हाईली डिमिनिश नहीं होगी, क्या होगी, सिर्फ डिमिनिश्ड। समझ में आ रही बात भाई? हाँ, कितने बचे थे क्वेश्चन में? अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा सोचा, खत्म हो जाएगा अभी 10 मिनट कम से कम। चलो, अभी जो भी चीज हमने पढ़ी उसको एक बार देख लिया जाए। पहले अगर हम लोग यहां बात करें किसकी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना, ये कॉन्वेक्स का है और ये है कॉनकेव के लिए। अगर वह ये कॉन्वेक्स है, इसका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज क्या बनेगी, F2 पे। ठीक, फोकस पे बनेगी। फोकस पे रखा है तो इंफिनिटी पे बनेगी। F1 पे रखा है तो F2 टू F2 के बीच में, F1 टू F1 पे रखा है तो 2F2 के पीछे। ठीक, 2F1 पे रखा है तो 2F2 पे बनेगा। तरीका वही है, आखिरी वाला अलग रहता है। फोकस और O के बीच में है तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, वही बात है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सब रियल इन्वर्टेड है, आखिरी वाले को छोड़ के ये वर्चुअल इरेक्ट होता है। साइज देखो बढ़ता जा रहा है, हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश्ड हो गया, फिर साइज बढ़ के सेम साइज हो गया, फिर एनलार्ज बड़ा हो गया साइज में, फिर हाईली एनलार्ज हो गया, फिर लास्ट वाला एक्सेप्शन होता है, वो सिर्फ एनलार्ज होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक, उसी जगह कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में, मिरर क्यों बोल रहे बार इसको, हाँ, कॉनकेव लेंस में अगर इंफिनिटी पे है तो इस पे फोकस तो बनेगा। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और इसमें दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट है, इसमें दोनों ही क्या है, वर्चुअल इरेक्ट, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसकी इमेज बनती है, और ये भी साइज में छोटी रहती है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, पूरे चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, अब जाके कहीं काम बनेगा। ठीक, चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम मिरर फॉर्मूला देखा था, वैसे ही सेम टू सेम यहां पर लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u, अब यहां क्या है, 1/v माइनस 1/u। ठीक, साइन का अंतर आ गया, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। फोकल लेंथ f, इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं उसमें, बस डिफरेंस इसमें क्या है लेंस फॉर्मूला में, यहां 1/v माइनस 1/u है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी एकदम सेम टू सेम है इसका। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है I/O, लेकिन उसमें क्या बताया था मैंने पिछली बार, V/U, क्या बताया था, V/U, लेकिन माइनस का, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लस का होगा, यहां क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, V वही, इमेज की, देखो दिल बन गया, क्या क्या नहीं होता है इसके साथ भी यार। उसको मैग्निफिकेशन से प्यार हो गया है, चलो छोड़ो।
कहा था इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, तो मैग्निफिकेशन होगा v अपॉन u। आई क्या होता है भाई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ये भी बताया था अगर m की वैल्यू, साइन से मतलब नहीं है हमें, साइन प्लस का है या माइनस का है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी है, मैग्निफाइड है। m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी है। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो फिर इमेज ऑब्जेक्ट की साइज सेम है। ठीक, बहुत बढ़िया। एक चीज बस इसमें एक्स्ट्रा आती है भाई, वो है पावर। आ गया खुल जा भाई। चश्मा जो लोग पहनते हैं उनको पता होगा चश्मे की पावर होती है, चश्मे की पावर होती है। वो पावर कैसे बोली जाती है कि इसकी इतनी पावर है, इतनी पावर है? तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट। कोई भी लेंस कितनी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या कितनी लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, कितनी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, कितनी लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, ये उसकी पावर है। क्या है? उसकी पावर है। ठीक है, इसको दिखाते हैं भाई। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक, 1 अपॉन फोकल लेंथ तब बोलेंगे जब फोकल लेंथ मीटर में दिया हो। अब आप जब यूज करोगे तो आपको फोकल लेंथ दिया होगा सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ किस में देगा आपको? सेंटीमीटर में। तो आपको 100 अपॉन एफ रखना है। क्या रखना है आपको? 100 अपॉन एफ। ध्यान रखिए यूनिट का, यूनिट अगर आपने गलत कर दिया तो भाई इतना इजी सा इक्वेशन है, बस रेसिप्रोकल करना है उसका। गलत हो गया तो मूड खराब नहीं होगा? होगा कि नहीं भाई बताओ। अब मान लो तुमसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है? फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 दिया है। ठीक, तो तुमने रखा P इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको P इज इक्वल टू रखना है 100 अपॉन 5। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। किसमें दिया है? वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो काट के इसको आ जाएगा 20। यूनिट क्या है इसकी? डी, मतलब डायोप्टर। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसकी यूनिट डायोप्टर। ठीक है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम ये सब होता है भाई, वैसे ही पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक, ये पावर जो आप दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर पढ़ते हो वो सब नहीं है, उसकी यूनिट वॉट होती है। ये पावर चश्मे की पावर है, तो इसकी यूनिट होगी डायोप्टर। ठीक है, ये अलग है। अब साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, वही सेम बात होगी, कुछ भी अलग नहीं है। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे कोई लेंथ होगा तो नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ हाइट देखोगे तो पॉजिटिव होगा, कोई चीज उल्टा हुआ तो फिर वो नेगेटिव होगा नीचे की तरफ। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव, जैसे हम लोग पढ़ते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस साइड 1 होता था, इस साइड 2 होता था, इधर होता था -1, इधर होता था -2, है ना। तो राइट साइड पे पॉजिटिव होता था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वैसे ऊपर जाते हैं तो प्लस का 1 प्लस का 2, नीचे जाते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2। तो वैसे ऊपर हाइट जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे हाइट जाएगी तो नेगेटिव। अब सर एक बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, सबसे बड़ी दिक्कत हमें यह है कि सर दो फोकल लेंथ है, दो फोकस है, F1 F2। अब हमें फॉर्मूले में कौन सा रखना होगा? तो आप इसको याद कर लो। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? क्योंकि हम हमेशा F2 लेते हैं। आपका मेन फोकस कौन सा है? F2। आपका मेन फोकस F2 है। F2 इसका F2 होता है इस तरह, इसका F2 नेगेटिव। ठीक है, मेन फोकस आपका F2 वाला होगा। न्यूमेरिकल में जो भी क्वेश्चन आप करोगे F2 को देख कर करोगे।
आई बात समझ में? चलिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के यूजर्स। चलो, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस, दे आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए यूज होता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। तो माइक्रोस्कोप होता है, ये माइक्रोस्कोप देखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बढ़िया सा, तो इसमें यूज होता है। इसका यूज टेलीस्कोप में भी होता है, ये बना हुआ है टेलीस्कोप भी। बाकी को फोटो मिली ना, ये मिली थी, लगा दिया। कैमरा लेंस इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कैमरा का जो लेंस है वो भी किससे बना है? कॉन्वेक्स नेचर का होता है वो, ठीक, ताकि ऑब्जेक्ट फोटो सेंसिटिव फिल्म पे अच्छे से आ पाए। यार ज्यादा बड़ा बोला बना दिया क्या? जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है? हाइपरोपिया लिखा है, बताओ। हाइपरमेट्रोपिया है, उनके चश्मे में लगता है। अब ये क्या है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर भी जल्दी ही आ जाएगा आपके पास, ठीक। और जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना भाई, जो व्हाइट कलर की एक पर्दा होता है, उस पर प्रोजेक्टर से मूवी देखते हो, तो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है वो? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव का यूज क्या है सर? कॉनकेव लेंस भी टेलीस्कोप में यूज होता है। जिनको मायोपिया है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लगा है, मायोपिया में कॉनकेव लगेगा, ठीक। इसके बारे में अगले चैप्टर में पूरी बातें हैं। और कुछ केसेस में जो टॉर्च की लाइट्स हैं, फ्लैश लाइट्स हैं, उसमें भी यूज होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते भैया हमारे चैनल इंटीग्रल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना। हम भी यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है तो अगले साल से पूरा बैच मिल जाएगा। अभी आप लोग 10th में हो, है ना, तो आपको 11th का पूरा बैच अगले साल देखने को मिल जाएगा, है ना, बस हमें रिस्पांस अच्छा मिले तो, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए इसको। ये थियरी पोर्शन था, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना मिस हो जाएगा आपसे, है ना। अब बोर्ड की तैयारी करनी है तो एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कुछ भी दिक्कत लगे आप कमेंट पे आप बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके शॉर्ट्स बना के आपको प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू।